हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट किया है जो कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप है। इसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे बीए पार्ट 2 में। इस सीरीज़ में हम लोगों का इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 का लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड देखा था हम लोग। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉजेज़ देखेंगे, वो भी पॉलिटिकल कॉजेज़। हर रिवॉल्यूशन का कॉज होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी कुछ कारण था जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो आज हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज़ देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है पटना यूनिवर्सिटी के लिए या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, दोनों का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप हमारे लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे लेक्चर का पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या क्या थी। सामान्यतः जो क्रांतियों की उत्पत्ति के कारण जो होता है वो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में ही होता है। हर हर क्रांति में आप देखोगे कि उसमें जो कोई ना कोई समाज का, कोई ना कोई राजनीति का और आर्थिक आर्थिक यानी कि इकोनॉमी का कारण जरूर होता है ये जो भी रिवॉल्यूशन होता है। तो फ्रांस का क्रांति इससे अलग नहीं था। अभी तक जो भी मतलब पहले क्रांति हो चुका था, तो फ्रांस का क्रांति भी वैसा ही एक तरह का क्रांति ही था। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही जो इकोनॉमिक रीजन होगा, पॉलिटिकल रीजन होगा, यानी कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, यही सब होगा। तो वर्तमान विश्व में जो तीन आपको चीज़ दिखता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीन सामान्य शब्द है आजकल तो कॉमन हो गया है, लेकिन इसका शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ होगा ना। तो ये 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ, उसी से इसका शुरुआत हुआ। तो यह क्रांति जो है किसी एक कारण से घटित नहीं हुआ, अपितु विभिन्न कारकों का सामूहिक परिणाम था। ये जो फ्रांस में क्रांति हुआ 1789 में, इसके पीछे एक कारण नहीं था, बहुत सारा कारण था और एक तत्कालीन कारण था, ठीक है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो राजनीतिक कारण पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो इसका राजनीतिक कारण क्या था। तो फ्रांस में राजत्व राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र था, ठीक है। जो राजा था वो एक तरह से क्या था, अपने आप को भगवान का अवतार समझता था, काफ़ी ज़्यादा निरंकुश था। मतलब निरंकुश क्या, यानी कि उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके, उसके पास अनलिमिटेड पावर था, उसके जो मन मर्जी आता था वही करता था। प्रजा पे जो भी अपना मतलब मुख से निकल गया उसको प्रजा पे भार की तरह डालना, प्रजा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, प्रजा पे मतलब एक बार अनाउंस कर दिए कि हाँ ये करना है तो करना है, उसी को एक तरह से निरंकुश बोला जाता है, जिसका कोई अंकुश नहीं हो। वो सिर्फ अपने हित में सोचता था, प्रजा के हित में सोच करके डिसीजन नहीं लेता था। जिसमें शासक के पास जो है, निरंकुश राजतंत्र में शासन के पास क्या होता है, असीमित अधिकार होता था और उसके द्वारा बोला गया वाक्य ही कानून हुआ करता था, ठीक है। आप देख लिए निरंकुश शासक या निरंकुश राजतंत्र का क्या मतलब होता है। तो लुई 14 जो था, तो कल हम लोग बैकग्राउंड में इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप उसको देख ले। तो लुई 14 जब आया तो उसके शासनकाल में जो है निरंकुशता जो है सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि उसको जो है फ्रांस के सीमा का विस्तार करना था, सामंत पे जो है क्या करना था, एक कठोर मतलब कार्रवाई करके सामंत के पावर को कम करना था, उसको अपना पावर बढ़ाना था। तो वो निरंकुश हो गया। थोड़ा सा क्या होने लगा, जैसे डिक्टेटर वाला क्वालिटी आने लगा उसमें, ठीक है, लुई 14 में। लेकिन वो डिक्टेटर नहीं था, वो एक तरह से डेस्पोटिक था, यानी कि निरंकुश शासक था। तो लुई 14 जो था वो स्पष्ट कहता था कि आई एम द स्टेट, यानी कि मैं ही राज्य हूँ। उसके लिए मतलब सब कुछ सर्वे सर्वा राज्य के लिए भगवान जो है वो खुद को ही मानता था। उसने सैन्य शक्ति को क्या किया, आधार बना करके फ्रांस के सीमाओं का विस्तार किया। लुई 14 का जो उत्तराधिकारी आया लुई 15, तो लुई 15 जो निकला वो तो अयोग्य, एक नंबर का विलासी शासक निकला, जिसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर के फ्रांस का पूरा राजकोष जो है उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा दिया। क्योंकि इन युद्धों में फ्रांस को कोई फायदा हुआ नहीं। जो 7 ईयर वार चला या जो भी ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ, तो उसमें फ्रांस ज़बरदस्ती चला गया और युद्ध लड़ा। पिछले ही लेक्चर में देखे थे कि युद्ध का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो लुई 14 जो था, लुई 14 जो है लगातार युद्ध लड़ा अपना सीमा का विस्तार करने के लिए।
उसके बाद जब 15 आया 1715 में 15 आता है, तो ये 60 साल तक राज करता है लुई 15। तो ये 60 साल में एक तो ये कुछ किया नहीं, ऊपर से ये भी 2 बार में जाके इंगेज हो गया। एक तो 7 साल तक चला सप्तवर्षीय वार उसमें, और दूसरा ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसमें। तो इससे जो है, एक तो पहले ही लुई लुई 14 जो था उस कमज़ोर कर दिया इकोनॉमी को। 15 60 साल में और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। और इससे ज़्यादा बुरा तो तब होता है जब लुई 16 आता है, वो लुई 15 से भी निकम्मा निकलता है। तो ये जो हुआ लुई 14 के बाद 15 आया, और 15 जो ये काम किया सप्तवर्षीय युद्ध में और ऑस्ट्रिया के उत्तरा उसमें उसको कोई लाभ हुआ नहीं। और फ्रांस के प्रतिष्ठा को भी क्या हुआ, धक्का लगा। उसके द्वारा वर्साय के महलों पर बेतहाशा धन खर्च किया गया, और उससे क्या हुआ, राजकोष रिक्त होता चला गया। अब जब क्रांति हुआ था 1789 में, उससे पहले ये 1774 तक था आपको लुई 15। तो लुई 16 आता है, और 16 का और भी बुरा हाल रहता है। वो अभी लुई 15 के समान जो है अकर्मण्य शासक था, मतलब कोई उसका कर्म ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। लुई 16 में इच्छा शक्ति एवं निर्णय बुद्धि का नितांत अभाव था। उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं था, क्या डिसीजन लेना है क्या डिसीजन नहीं लेना है। एक तरह से मतलब समझो वो बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म का राजा था। वह बस अपने बरसाए के महलों में रहकर भोग विलासी जीवन बिताना चाहता था। इस उसके अलावा वो कुछ चाहता ही नहीं था। वो चाहता था आराम से लग्जरी लाइफ हम जिए। कहाँ पे, तो जो वर्साए का जो पैलेस बनवाया था उसके पूर्वज, उसी में वो रहना चाहता था। उनके शासन में राजमहल के भव्य आयोजनों, आमोद प्रमोद, मेहमान नवाजी में खुले हाथों से खर्च किया जाता था। ऐसे लगता था जैसे पैसा का बारिश हो रहा है। उसको कोई मतलब ही नहीं था कि ट्रेजरी से कितना पैसा हम निकाल रहे हैं, उसमें कितना डालना है। ट्रेजरी से निकालना है तो उसमें ट्रेजरी में डालना भी तो पड़ता है ताकि ट्रेजरी बैलेंस रहे। तो उसको बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं था। अब इससे क्या हुआ कि राजकोष जो है, ट्रेजरी जो है उसका खाली होते चला गया। और खाली होते चला गया तो इतना बेवकूफ़ था कि उस शुरू में कोई मेज़र तो लिया नहीं। एक तो उसके 2 पीढ़ी जो पूर्वज थे वो खाली किए, ये आया और खाली किया उसको भरने के बजाय। और उसके बाद क्या किया कि इतना ज़्यादा बुरा स्थिति हो गया कि उसको कर्ज लेना पड़ा। वित्तीय हालात जो है और भी बदतर हो गए कर्ज लेने के कारण। तो जो लुई 16 की पत्नी थी मैरी एंतवानेट, ये मोहतरमा आपको देख रही होंगी, तो ये जो मैरी एंतवानेट थी वो फिजूल खर्च करने में जो इनके पूर्वज और लुई 16 थे इनकी भी माँ थी एक तरह से। उसने जनसाधारण के परेशानियों को समझ नहीं थी, ठीक है। उसको मतलब कोई मतलब नहीं था कि जनसाधारण का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको ये भी मतलब नहीं था। जैसे कि वर्साय के महल के बाहर जब लोग रोटी मांग रहे थे तो वो बोली कि अच्छा रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, जाकर केक खा लो। वही बात हुआ ना, अगर कोई चीनी का शरबत मांग रहा है तो उसको बोलो कि जाके आप अनार का जूस पी लो। आप अंदाज़ा लगा लो, जो 2 रुपए में शरबत मिल रहा है उसको आप 50 रुपए का चीज़ बोल रहे हो जाके खाने के लिए, तो कितना बेवकूफ़ी वाला बात होगा। यही मैडम थी मोहतरमा, आप फोटो में देख लीजिए, यही बोली थी कि जाके आप केक खा लो। उसके बाद 18वीं शताब्दी के फ्रांस को प्रशासन के स्तर पर आंकलित करें तो स्पष्ट होता है कि शासन प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण व्याप्त था। मतलब हर जगह हर एक स्टेप पर क्या था, एक तरह से नियंत्रण लगा हुआ था, सरकारी हस्तक्षेप होता था। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो हर लोगों के मतलब हर जीवन के जो हर स्टेप है ना उसमें एक तरह से हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का इशू है, मतलब ह्यूमन का थोड़ा सा भी राइट वायलेट नहीं करना है, जो भी मानव का, उस टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। प्रशासन में जो पद था वो वंशानुगत हो चुका था, जहाँ पर न तो भर्ती होती थी और न ही प्रशिक्षण का कोई प्रबंध था। अतः शासन प्रणाली जो है भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय एवं शोषणकारी बन चुका था। जो शासन, जो पूरा रूलिंग सिस्टम ही था ना वहाँ का, जो मोनार्क का, वो एक तरह से पूरा तो एक तो निरंकुश यानी कि अनकंट्रोल्ड हो गया था, डेस्पोटिक हो गया था। निष्क्रिय मतलब राजा कोई एक्टिव ही नहीं रहता था, वो अपने वर्साय के पैलेस में जाकर के इनएक्टिव हो गया, यानी कि उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं था। शोषणकारी बन चुका था, मतलब टैक्स पे टैक्स लगाना उसको, मतलब ज़बरदस्ती जो है जो मिडिल क्लास थे, लोअर क्लास थे, उसे पैसा वसूल करना, जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं था। इस टाइप का शासन जो है कहाँ पे हो चुका था, फ्रांस में। 1789 तक ये सब परिस्थिति बन चुका था, तब जाके ना 1789 में लोग क्रांति कर दिए। तो ये सब बैकग्राउंड है उसका, क्रांति क्यों हुआ, तो उसका पॉलिटिकल रीजन है। राजा जो है वैसा डेस्पोटिक था, शासन में सरकारी हस्तक्षेप था, पद जो है वंशागुनत हो चुका था। उसके बाद
आगे देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है केवल स्वहितों को अधिकतम करने की आकांक्षा से कार्य करते थे, मतलब अपना बेनिफिट देखते थे। जो भी अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, वो बस वही काम करते थे जनहित में भी जिसमें उनका अपना फायदा हो। ठीक है, केवल स्वहित को ही देखते थे। कानून व्यवस्था के स्तर पर एक रूपता का सर्वथा अभाव था। अब सुनिए, कानून व्यवस्था ही जब पूरे अगर कोई टेरिटरी है या पूरा कोई साम्राज्य है, प्रोविंस है, तो उसमें अगर कानून व्यवस्था एक जैसा नहीं लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। आप सोचो, आप बीएन कॉलेज के गेट पे खड़े हो, वहाँ का रूल रेगुलेशन, वहाँ का सब कुछ अलग हो, और आप पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी तक पहुँचो, ऑफिस तक, तो वहाँ का कुछ अलग रूल रेगुलेशन हो, तो आप कैसे फील करोगे? आप ह्यूमिलिएटिंग फील करोगे। आपको न यहाँ का कुछ पता होगा ना वहाँ का कुछ पता होगा। यहाँ से वहाँ जाके वहाँ के कानून में फंस जाओगे, वहाँ से जो यहाँ आएंगे यहाँ के कानून में फंस जाएंगे। तो ऐसा ही, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि जो बात किसी एक कस्बे में यानी कि किसी एक जगह पे कानूनी सही था, वो पाँच पाँच मील दूर क्या हो जाता था, गैर कानूनी हो जाता था। आप सोचो, बीएन कॉलेज के गेट पे जो चीज़ लीगल है वो पटना यूनिवर्सिटी तक जाते जाते इलीगल हो जाए, एनआईटी तक जाते हैं, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में ही अशोक राजपथ में ही इलीगल हो जाए वो, तो कैसे सरकार चलेगा, कैसे लोग मतलब रहेंगे? तो ये सब लोग अंदर से क्या होता है, एक तरह से खुन्नस लोगों में हो गया था कि अब तो क्रांति करना ही पड़ेगा। तो सोशल जो इसका सॉरी पॉलिटिकल कॉज था, यही सब था। आगे देखते हैं, प्रांतीय स्तर पर जो है तत्कालीन फ्रांस में दो तरह का प्रांत था। पहला जो है गवर्नमेंट प्रांत था, ठीक है, गवर्नमेंट प्रांत, और दूसरा जो जनरलिते प्रांत था। तो गवर्नमेंट प्रांत जो था यानी कि जो प्रोविंसेस था, जो पूरा फ्रांस का साम्राज्य था, उसको प्रांतों में बांट दिया गया था। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट प्रांत था, ठीक है, और कुछ जो है जनरलिते यानी कि जनरल प्रोविंस था। तो जो गवर्नमेंट प्रांत था उसमें सामंतों का शासन था, ठीक, फ्यूडल्स जो है उसमें राज करते थे। और जो जनरलिते प्रांत था यानी कि जो जनरल प्रोविंस था, उसमें फ्रांस का राजा प्रशासक था। अब दोनों तरह का जो प्रांत था उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा और सदैव जो है क्या था, तनाव रहता था। ठीक है, मतलब हमेशा उन दोनों में आपस में ही कंपटीशन होता था। और जहाँ कहीं भी कंपटीशन होगा वहाँ पे क्या होगा, जेलसी होगा, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, मौका मिलते ही दूसरे पे हमला कर देंगे, इस टाइप का सिचुएशन था वहाँ पे। तनाव भरा मतलब सिचुएशन रहता था। उसके अलावा जो सिविल और फौजदारी कानून था यानी कि सिविल और जो मिलिट्री का रूल था वहाँ पे, ठीक है, उसमें भी भिन्नता और विरोधाभास था। यानी कि जनरलिते में अलग सिविल रूल, और जो गवर्नमेंट है उसमें अलग सिविल रूल, इसका अलग फौजदारी कानून, उसका। तो एक तरह से कोई शासन का कोई शैली ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो क्रांति होना तो तय था। तो प्रांतों की इस भिन्नता से जो है संपूर्ण फ्रांस में शासन व्यवस्था जो है क्या हो चुका था, अव्यवस्थित एवं अराजकतापूर्ण था। अराजकतापूर्ण जब हुआ तो वाचन, लेखन और प्रकाशन के स्तर पर भी कठोर प्रतिबंध था। आप कुछ बोल नहीं सकते हो, आप कुछ लिख नहीं सकते हो, आप कुछ प्रकाशन नहीं कर सकते हो। तो बोल तो सकते हो लेकिन राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, लिख तो सकते हो, राजा के खिलाफ नहीं लिख सकते हो, कुछ पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो फिर कोई मतलब राइट ही नहीं था उस टाइम। तो अतः आलोचना के अभाव में शासक यही समझते रहे कि राज्य में शांति एवं समृद्धि है। अब क्या होता था, जब कोई लोग अपना आवाज़ उठा ही नहीं रहा था, तो राजा तो वर्साय के महल में रहता था। तो छोटे लोग जब आवाज़ उठाते थे तो एक तो उनको आवाज़ उठाने का हक ही नहीं था, लिख करके अपना आवाज़ नहीं उठा सकते थे, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो उनका जो अंदर का दबा हुआ आवाज़ था छोटे स्तर पे, वो राजा तक पहुंचा नहीं। तो इसलिए भी एक बड़े स्तर पे क्रांति हुआ था 1789 में। अब राजा को जब जब ये लोग, आलोचक कोई था ही नहीं, मतलब राजा को क्रिटिसाइज करने वाला कोई था ही नहीं, तो राजा को लगता था कि सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई। तो वो अपना आराम से वर्साय के महल में आराम का जिंदगी काट रहा था, अचानक से क्रांति हो गया। फ्रांस में कैथलिक राजधर्म था एवं प्रोटेस्टेंट जो अनुयायी थे उनको कठोर यातनाएं दी जाती थी। यानी कि अतः जो धार्मिक स्तर पर स्वतंत्रता के अभाव से तनाव एवं असंतोष व्याप्त था। तो जो राजा था वो भी कैथलिक राजधर्म को सपोर्ट करता था, और जो प्रोटेस्टेंट वाले थे उनको काफ़ी कठोर मतलब काफ़ी क्रूएल्टी के साथ पेश आया जाता था उनके साथ। तो एक तो धार्मिक मामला में भी क्या हो गया, लोगों में डिवीजन होने लगा, लोगों में मतभेद होने लगा। ये भी एक तरह से क्रांति के परिस्थिति को पैदा किया। तो ओवरऑल हम पूरा देखने के बाद, ओवरऑल समराइज करके यानी कि सारांश में हम ये बोल सकते हैं कि जो तत्कालीन राजनीति व्यवस्था के बारे में ये था कि फ्रांस में कोई व्यवस्था ही नहीं था।
आप देखो, ना कोई रूल रेगुलेशन है, ना किंग का कोई पावर लिमिटेड है, ना सामंत का कोई पावर लिमिटेड है। सामंत किंग ही कहीं कहीं पे लड़ रहे हैं, उनका अलग प्रोविंस है। ना कोई मिलिट्री का कानून है, ना कोई सिविल का कानून है लोग में, ना कोई रिलीजियस कानून है। मतलब एक तरह से कोई व्यवस्था था ही नहीं। तो अच्छा बुरा का तो प्रश्न ही समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्रांति का घटित होना कोई अनहोनी का बात नहीं था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये फोटो है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस। और लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अति इम्पोर्टेंट जो है, अति महत्वपूर्ण सूचना चाहिए, तो आप रोहित कुमार एंड टीम जो है उसका चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।